दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर का मतलब क्या हो गया? टू वेरिएबल होगा, एक्स और वाई क्या होगा? टू वेरिएबल होगा, दो चर होगा वाई। रैखिक समीकरण का मतलब क्या हो गया? चर पर घात वन, चर पर घात क्या होगा? वन होगा। जैसे मान लो कि एक्स है, तो एक्स पे पावर कुछ नहीं तो क्या होगा? वन कंसीडर करेंगे। और वाई है तो वाई पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? घात वन होगा। अगर चर राशि पे घात वन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण युग्म। और यही अगर दो रहता तो क्या कहलाता? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहलाता। क्योंकि एक ही घात है तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब क्या हो गया? युग्म का मतलब है जोड़ा, पेयर में होगा। इसीलिए तो इसमें जो है ना हम लोग को दो समीकरण मिलेगा देखने को, एक समीकरण और एक और समीकरण, दो समीकरण मिलेगा। इसका जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा बनेगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। और एक और समीकरण बनेगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये रहेगा मेरा समीकरण फर्स्ट, ये रहेगा मेरा समीकरण टू। ये है मेरे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है x और y। और रैखिक समीकरण क्यों? क्योंकि इस पे चर पे घात क्या है? वन है। देख लो यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी घात वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ पे वन है। और युग्म का मतलब क्या हो गया? कि दो समीकरण लेंगे। क्या लेंगे? दो समीकरण लेंगे। नेक्स्ट है दो चर x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ठीक है, तो देखो दो चर रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, यहाँ तक क्या हो गया? हम लोग देख लिए। अब है इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब क्या हुआ? व्यापक रूप का मतलब ये हुआ कि जैसे दो समीकरण है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है। इस दो समीकरण को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका हल करेंगे, तो हम देखेंगे कि तीन चीज आएगा। हल करने पे क्या आएगा? तीन कंडीशन, तीन शर्त आ जाता है। देखते हैं कि x और y का एक एक हल आएगा। क्या आएगा? एक एक हल आएगा। x का भी मान एक आएगा और y का भी मान एक आएगा। और दूसरा कंडीशन ये होगा, दूसरा शर्त ये बनता है, x और y का क्या देखते हैं कि अनेक हल आ जाता है। क्या आता है? अनेक हल। इसी को अनंत हल भी कहते हैं। तीसरा कंडीशन ये बनता है कि x और y कभी सॉल्व ही ना हो, कभी हल ही ना हो, मतलब कोई हल नहीं। तो ये जो तीन शर्त बनता है हल करने के बाद, इसी को क्या कहते हैं? व्यापक रूप। तो व्यापक रूप में क्या आ गया कि एक हल या तो अनेक हल या फिर कोई हल नहीं। तो तीनों को कैसे पता करेंगे? एक तो ये है कि दोनों समीकरण को क्या कर दें? हल कर लें। और हल करने के बाद x और y का मान जो आता है उस हिसाब से देख लें कि एक हल होता है कि अनेक हल होता है, कोई हल नहीं होता है। दूसरा ये है कि इसका अनुपातिक विधि देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अनुपातिक विधि। अनुपातिक विधि से जो है ना बिना हल किए ही पता चल जाएगा एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे? अनुपातिक विधि। अनुपातिक विधि से देखने के बाद फिर हम लोग हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अनुपातिक विधि सीखते हैं। यहाँ पे दो समीकरण ले लेते हैं। ये रहा मेरा फर्स्ट समीकरण, ये रहा मेरा दूसरा समीकरण। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर दोनों बराबर नहीं होता है, दोनों बराबर नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा? एक हल कहलाएगा। एक हल या फिर अद्वितीय हल। एक हल का दूसरा नाम क्या है? अद्वितीय हल। ये बीजगणितीय के रूप में। लेकिन अगर ग्राफीय निरूपण देखते हैं तो ग्राफ जब खींचेंगे तो देखेंगे कि दो जो रेखा है वो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेदित करेगी। ऐसे बनेगा ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा, एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिच्छेदित करेगा, एक दूसरे को काटेगा। दूसरा कंडीशन ये है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए किसके? b1 बटे b2 के, और बराबर हो जाए c1 बटे c2 के। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ऐसा कंडीशन बनता है तो वो क्या कहलाएगा? अनंत या अनेक हल। उसी का दूसरा नाम क्या कहलाता है? अपरिमित हल। और अगर ग्राफ में देखते हैं तो ग्राफ में संपाती रेखाएं होता है। संपाती मतलब क्या? कि संपाती मतलब हुआ कि एक से एक रेखा ये होगा और इसी रेखा पे दूसरा रेखा खींचा जाएगा। इसको अलग कलर से अगर देखते हैं तो ये एक समीकरण बन गया, इसी पे क्या बनेगा? एक और समीकरण बन जाएगा। ये रहा मेरा समीकरण फर्स्ट
और ये रहा मेरा समीकरण सेकेंड। तीसरा कंडीशन ये होगा, अगर a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो c1 बटे c2 के। तो तीसरा कंडीशन क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है क्या कहलाएगा, कोई हल नहीं। और उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा मतलब एक पैरेलल लाइन खींचा जाएगा। ये रहा समीकरण फर्स्ट और ये रहा समीकरण टू। ये रहा मेरा समीकरण फर्स्ट, ये रहा समीकरण टू, और इसमें रहा ये रहा समीकरण वन और ये रहा समीकरण टू। तो देख लिए हम लोग इसका व्यापक रूप में तीनों रूप देख लिए कि केवल एक हल और अनेक हल और कोई हल नहीं। अगर एक हल होता है तो उसका अनुपातिक ये रहा, और ग्राफीय निरूपण में क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, यहाँ पे काटेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। और दूसरा है अगर अनेक हल है या अपरिमित हल है, का कंडीशन यहाँ पे ये रहा, तीनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, संपाती। संपाती अर्थात एक समीकरण के ऊपर दूसरा समीकरण ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे पे चढ़ जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर दो बराबर और एक बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का ग्राफीय निरूपण समांतर रेखा है। समांतर रेखा है मतलब दो पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो ये व्यापक रूप था। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दो समीकरण है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये रहा समीकरण फर्स्ट। नेक्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये रहा समीकरण दो। तो बीजगणितीय निरूपण में क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, कुछ नहीं तो क्या हो गया, एक हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, a1, और यहाँ पे क्या है, y का जो कोफिशियंट है वो है -2, तो ये क्या कहलाएगा, b1। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, a1 का मान कितना, 1, b1 का मान कितना, -2, और c1 का मान 0। ठीक है। अब a2 का मान कितना, 3, और b2 का मान 4, और c2 का मान 20। तो अब क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं a1 बटे a2 तो क्या होगा, 1 बटे 3, उसके बाद b1 बटे b2 निकालो तो क्या हो जाएगा, -2 बटे 4, और c1 बटे c2 तो हो जाएगा क्या, 20 बटे 0 बटे 20। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 3, और ये हो जाएगा कट के 1 बटे 2, तो हो जाएगा -1 बटे 2, और ये हो जाएगा 0। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना पहला को ही लेंगे, पहले इतना सा ही सॉल्व करना है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अगर ये बराबर हो गया तब जाएंगे तीसरा पे। तो देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे बराबर नहीं है। तो चूंकि ये बराबर नहीं है तो हमको आगे जाने का जरूरत नहीं है। इसी जगह से हम लोग निष्कर्ष निकाल लेंगे, इसका क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। इसका दूसरा नाम क्या कहलाएगा, अद्वितीय। और इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। वैसे बीजगणितीय निरूपण ये रहा, ये क्या कहलाएगा, बीजगणितीय निरूपण। अब इसका ग्राफीय निरूपण भी देख लेते हैं। देखो इसका ग्राफीय निरूपण देखने के लिए एक दूसरे को सच में प्रतिच्छेदित करता है कि नहीं करता है, तो उसके लिए ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ पहले कैसे खींचेंगे, इसको देखो। तो जो समीकरण फर्स्ट है ना उसको ऐसे लिख लो, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2y होगा। एक खटाल बना लेते हैं ऐसे, क्या कि एक खटाल बना लिए और यहाँ पे लिख दिए x, यहाँ पे लिख दिए y। तो अगर x का मान 0 रखते हैं, देखो अगर x का मान 0 रखते हैं, यहाँ पे रखो x का मान 0, तो y का मान क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि 0 ही आएगा। या फिर अगर y का मान रखो 0 तो x का मान 0, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा हो जाएगा। लेकिन अगर x का मान मान लो कि 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, 1/2। तो फिर से समझो क्या किए हैं, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट ले लिए, ठीक ना। तो एक बार क्या किए, x का मान 0 रखे अपने मन से, अपने मन से x का मान कोई एक चर राशि का मान अपने मन से रख दो यहाँ पे, तो 0 रखे। तो अगर x का मान 0 तो y का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे समझो कि x बराबर क्या है, 2y है। अगर x का मान 0 तो y का मान क्या होगा, 0 बराबर 2y, तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ पे पुट कर दिए। अब देखो अगर x का मान क्या है, 1 है, जब 1 रख दिए तो 1 बराबर क्या हो गया, 2y, तो y बराबर क्या हो गया, 1/2, तो वही यहाँ पे
पुट कर दिए, और ये वाला दोनों मान क्या किए, अपने मन से कोई भी नंबर मान सकते हैं, हम लोग 0 1 माने सुविधा के लिए। इसी प्रकार दूसरा समीकरण लेते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये क्या है, मेरा दूसरा समीकरण है। इसके लिए भी एक और खटाल बनाएंगे हम, यहाँ पे x, यहाँ पे y। यहाँ पे ना एक की पॉइंट जो है याद रखना है कि अगर c का मान जो कांस्टेंट होता है ना c, यहाँ पे देखो अगर ये 0 नहीं है, क्या है, 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 मानेंगे, एक बार y का मान 0 मानेंगे, अल्टरनेट करके 0 मान लेंगे। लेकिन अगर समीकरण फर्स्ट में देखते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, क्या है, यहाँ पे 0 है, इसीलिए दोनों का अल्टरनेट नहीं न माने हैं 0, ऐसे ऐसे 0 लिखना पड़ गया है, समझ रहे हो ना। इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर कांस्टेंट का मान 0 नहीं है तो अपने मन से एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0 अल्टरनेट करके रख लेना है। इससे जो है ना कैलकुलेशन में थोड़ा सुविधा हो जाती है। वैसे मानने का तो नंबर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर 0 नहीं है कांस्टेंट में यहाँ पर, तो क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 मान करके y निकाल लेंगे, एक बार y का मान 0 रख के x निकाल लेंगे। पहले क्या करते हैं, x का मान क्या है, 0 है, तो y का मान क्या होगा, तो हो जाएगा 3 गुना 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, तो हो जाएगा 4y 0 प्लस इक्वल टू 20, तो y का मान कितना, 5, यहाँ पे लिख दो 5। इसी प्रकार से अगर y का मान 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 गुना 0 बराबर 20, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20/3। 20/3 मतलब कितना, 6.66, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6.66। अब यहाँ पे हो गया मेरा डाटा कंप्लीट बन गया। अब इसी डाटा, इस दोनों के डाटा के बिहाफ पे क्या करेंगे, ग्राफ खींचते हैं। पहले समीकरण 1 का ग्राफ खींचेंगे, ये रहा समीकरण 1 और उसका डाटा यहाँ पर है, तो इस डाटा के हिसाब से पहले ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने से पहले क्या करते हैं, एक ऑरिजिन मानना पड़ेगा और एक्सिस मानना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, और ये रहा मेरा वाई एक्सिस, और ये क्या रहा, ऑरिजिन 0 0, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा 0 0, और ये रहा मेरा वाई एक्सिस। तो अगर x का मान 0 तो y का मान कितना, 0, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, यही ऑरिजिन हो गया। 0 0 मतलब क्या, कि ऑरिजिन। और अगर x का मान 1, तो x का मान कहाँ है, 1, यहाँ पर रहा 1, तो y का मान कितना है, हाफ है ना, तो y का मान 1 2, तो हाफ क्या हो जाएगा, तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या बिंदु, 1 और 1/2। अब क्या करेंगे, इस दो लाइन को मिला देना है, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे हो गया। तो ये किसका ग्राफ खिंचाया, ये खिंचाया x - 2y इक्वल टू 0 का। उसी प्रकार से दूसरा का ग्राफ खींचेंगे, ये रहा दूसरा समीकरण। अगर x का मान 0 तो y का मान 5, तो x का मान 0 y का मान 5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे गया 5 3। ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा 0 और 5। और दूसरा है कि अगर y का मान 0 तो x का मान 6 6, 1 2 3 4, ये तो आएगा ही नहीं। कंप्यूटर के कहीं बाहर से मान लेते हैं कि लास्ट में यहीं पे छुआ है, मान लेते हैं कि यही यही क्या होता है, 6.66 होता है, तो क्या हो जाएगा 6.66 को 0, ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को क्या करो, मिला दो ऐसे करके, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो दोनों समीकरण क्या हो रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर। क्या कर रहा है, यहाँ पे काट रहा है। क्यों काट रहा है, क्योंकि इसका एक हल है, या फिर काट रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि क्या हो गया, ये एक हल हो गया, या तो फिर अद्वितीय हल। ये क्या था, ये हो गया ग्राफीय निरूपण। अब अगला उदाहरण देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, समीकरण फर्स्ट। 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 9 हो जाएगा, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 18। तो पहले क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 निकाल लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं निकालना है। हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा 2, 1/2 1/2, तो
हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों हो जा रहा है बराबर। तो बराबर अगर हो जाता है तो उसके बाद हमको तीसरा भी चाहिए। तीसरा क्यों चाहिए? क्योंकि हमको पता है, यहाँ पे देखो कि अगर दो को बराबर हो जाता है तो दूसरा कंडीशन तीसरा कंडीशन दोनों फॉलो होने लगता है, या तो अनंत या तो कोई हल नहीं। उसके लिए ना आगे बढ़ाना जरूरी है, उसके साथ सी के साथ संबंध करना जरूरी है। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तब तो क्लियर हो जाएगा कि एक ही हल होगा। लेकिन अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर हो गया तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन। तो इस दोनों में से चेक करने के लिए क्या होगा, आगे सी भी निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब सी निकालेंगे। तो सी में क्या हो गया, 9/18, तो 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये भी बराबर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों हो गया बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, अनेक एवं अनंत हल। या फिर इसी को क्या बोलेंगे, अपरिमित। और इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, ओवरलैप करेगा। एक ग्राफ ऐसे होगा तो दूसरा ग्राफ क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर से गुजर जाएगा। आगे देख लेते हैं कि ग्राफीय निरूपण कैसा होता है। तो ग्राफीय निरूपण करते हैं। पहला समीकरण क्या है, 2x + 3y = 9। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले खटाल बनाएंगे जैसे भी तुरंत बताए थे। क्योंकि c का मान जीरो नहीं है तो क्या करेंगे, अल्टरनेट जीरो ले लेंगे, इधर जीरो एक इधर जीरो। अगर x का मान क्या हो गया जीरो तो y का मान क्या बनेगा, 2 × 0 + 3y = 9, y = 3, तो ये रहा यहाँ पर 3। उसी प्रकार से अगर y का मान 0 तो x का मान क्या आएगा, 9/2 आएगा। 9/2 का मतलब कितना हो गया, 4.5, 4.5 निकाल लेना हो जाएगा। और दूसरा समीकरण को बनाते हैं खटाल में, तो 4x + 6y = 18। अब खटाल फिर से, यहाँ पे x यहाँ पे y, चूंकि यहाँ पे जीरो नहीं है तो क्या करेंगे, अल्टरनेट जीरो ले लेंगे। और अगर x का मान 0 तो y का मान कितना आ जाएगा, 18/6, तो 18/6 का मतलब 3। और अगर y का मान 0 करते हैं तो हो जाएगा कि 18/4, 18/4 का मतलब कि यहाँ पे 9/2 मतलब 4.5। तो हम देख रहे हैं ना दोनों में सेम ही सेम डाटा आ रहा है। तो जब सेम ही सेम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही लाइन पे ओवरलैप करेगा। अब इसका ग्राफ खींच के देख लेते हैं। ये रहा मेरा x एक्सिस और इसका एक इधर ले लेते हैं y एक्सिस। लाइन इधर उधर हो जा रहा है। पहला समीकरण में क्या है कि 0 3, यहाँ पे है 0, x का मान 0 और y का मान 3, तो 1 2 3, तो ये रहा, ये पॉइंट क्या है 0 3। और दूसरा है y का मान 0 और x का मान 4.5, तो यहाँ रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। इसका 4.5 कहाँ जाएगा, 1 यहाँ के आसपास आएगा। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये पॉइंट ये बनेगा 4.5, 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को हम से मिला दो। ये हो गया मेरा समीकरण क्या, फर्स्ट 2x + 3y = 9। अब जब दूसरा खींचेंगे तो दूसरा का डाटा सेम है, तो डाटा सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसी लाइन पे जाएगा, ऐसे ऐसे इसी पे ओवरलैप कर जाएगा, मिल जाएगा। और दूसरा समीकरण भी इसी पे चल जाएगा, 4x + 6y = 18। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल। अब है x + 2y = 4 और 2x + 4y = 12। तो a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 1 और b1 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा 4 और a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 4 और c2 हो जाएगा 12। तो देख लो 1/2 और ये रहा 2/4, तो ये हो जाएगा क्या 1/2। तो 1/2 बराबर 1/2, तो एक और निकालना पड़ जाएगा, ये रहा 4/12, तो 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है कोई हल नहीं। और इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, पैरेलल। अभी हम लोग निकालेंगे ग्राफीय निरूपण, क्या निकलेगा, पैरेलल। ग्राफीय निरूपण करते हैं। पहला समीकरण ले लेते हैं, x + 2y = 4, बना लो इसका खटाल। यहाँ पे x यहाँ पे y, चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट 0 नहीं है 4 है,
तो क्या करेंगे, अल्टरनेट जीरो, एक बार x का मान जीरो, एक बार y का मान जीरो। अगर x का मान जीरो तो y का मान कितना, 4/2 अर्थात 2, और अगर y का मान जीरो तो x का मान 4। तो दूसरा समीकरण देखते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। फिर से बना लो खटा, यहाँ पे x यहाँ पे y, चूंकि कांस्टेंट में जीरो नहीं है तो यहाँ पे x का मान जीरो, एक बार फिर y का मान जीरो। अगर x का मान जीरो तो y का मान 12/3 अर्थात 12/4 मतलब 3, और अगर y का मान जीरो तो x का मान 12/2 अर्थात 6। ठीक है, अब बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एक ऑरिजिन लेते हैं यहाँ पे, ताकि ग्राफ जो है ना थोड़ा अच्छा से हम खींच के दिखा सकें। एक इधर ले लेते हैं, ये लाइन हो गया मेरा x एक्सिस और ये लाइन हो गया y एक्सिस। समीकरण फर्स्ट को ड्रॉ करते हैं। तो x का मान जीरो, x का मान जीरो तो y का मान 2, तो ये रहा 1, ये रहा 2, यहाँ पे लाइन आया, यहाँ पे बिंदु आएगा 0 और 2 का। नेक्स्ट है, अगर x का मान 4 और y का मान 0, तो y का मान 0, x का मान 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आता, ये हो जाएगा 0 और 4। क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को मिला दो, हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब समीकरण 2 को खींचो, x का मान 0, y का मान 3, यहाँ पे x का मान 0 सॉरी y का मान 3 है, तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा 0 1 2 3, यहाँ पे आएगा। x का मान 0 और y का मान 3, यहाँ पे हो गया 0 3, और x का मान 6, y का मान 0, तो 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 0। तो क्या करो, अब ऐसे ऐसे मिला दो, ऐसा मिला कि पैरेलल बने। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के समानांतर। तो हम लोग इस तरह से तीनों का व्यापक रूप देख लिए, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, अगर ऐसा है तो ये किसके लिए होगा, ये होगा अनेक हल, ये होगा अनेक हल या फिर अनंत हल या फिर अपरिमित हल। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा होता है तो ये क्या बनेगा, एक हल, सिर्फ एक हल, या तो अद्वितीय कहलाएगा, और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। एक हल के लिए ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदित एक दूसरे को काटेगा। अनेक हल के लिए क्या हो जाएगा, अनेक हल के लिए हो जाएगा संपाती, क्या हो जाएगा, संपाती, एक ही पे ओवरलैप करेगा। और कोई हल नहीं के लिए हो जाएगा समानांतर अर्थात पैरेलल। तो याद रखना ये संपाती होता है, फंसता यहीं पे। ये तो दिख जाएगा कि प्रतिच्छेदित हो रहा है, ये भी दिखेगा समांतर होता है, ये नहीं पता चलता। याद रखना क्या होगा, संपाती हो जाएगा। तो यही तो 3 गो मेन पॉइंट, इसको याद रखना है।